तो हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पहले हमने कवर किया वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमने समझा वेक्टर्स होते क्या है। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। इस चैप्टर में उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो से, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। ये थोड़ी सी स्लाइड्स प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, इसके 11.1। ठीक है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है कि एक आपका ये पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, एक्स वाई जेड, ये आपका वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? P का OP है। ये क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं इसके? एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा, या फिर LMN। ठीक है, L इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा, M इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बीटा एंड N इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर गामा। ये मैंने आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड होते हैं। LMN, L का मीनिंग ही यही है, कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन कोसाइन है। M वही है जिसका कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो y एक्सिस के अलोंग है, और N जो है डायरेक्शन कोसाइन जो कि z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस हैं। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है? वो हमें डायरेक्शन बताते हैं वेक्टर की। आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक की। डायरेक्शन रेशियोज वो होते हैं जो कि उसकी हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC से। ठीक है, अब इसके अंदर एक रिलेशन बताया था डायरेक्शन कोसाइंस में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। लेकिन ये सेम रिलेशन डायरेक्शन रेशियोज के लिए अप्लाई नहीं होता, तो इस बात को ध्यान में रखना होता है। अब जैसे कई कई बच्चे होते हैं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लगा के कहीं ना कहीं सॉल्व कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ये रिलेशन सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। इसको हम L की जगह कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि L ये है, M ये है, N ये है, ये करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग। डायरेक्शन रेशियोज के लिए ये वाला रिलेशन फॉलो नहीं होता। अब सेकंड देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे ये जो कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा L क्या होता है? कॉस अल्फा, M क्या होता है? कॉस बीटा, N क्या होता है? कॉस गामा। बट ये माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा भी होते हैं। आप इसके अंदर देखो, जैसे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ड्रॉ किया। अब हम जनरली सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के बारे में बात करें, इतना मैं ड्रॉ कर रही हूँ हर एक में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है, ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पर इनकी नेगेटिव डायरेक्शन भी तो होगी, जो जेड एक्सिस है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन नीचे भी तो जा रहा होगा वो। ऐसे ही वाई डायरेक्शन का इधर लेफ्ट में होगा नेगेटिव साइड, और ऐसे ही एक्स की यहाँ पीछे होगी नेगेटिव साइड। तो अगर वो यहाँ पर एक्स, और अगर मान लो ये तो एक्स की मैंने एक्स डैश बनाया है, यहाँ पर मैं कोई वेक्टर ले लेती हूँ P। ठीक है, पॉइंट P। अब ये OP जो डायरेक्शन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये अगर x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर कितना बनाएगा? पाई माइनस अल्फा बनाएगा। ठीक है, तो ये उधर भी होगा, एक्सिस के दूसरी साइड भी एंगल इसके साथ बनाएगा। अब y के साथ यहाँ पर गाम बीटा बना रहा है तो यहाँ पर कितना बनाएगा? y डैश के साथ पाई माइनस बीटा बनाएगा। ठीक है, देखो पाई माइनस बीटा बनाएगा इधर। इधर अगर बीटा बना रहा है तो इधर पाई माइनस बीटा बनाएगा, इधर अल्फा बना रहा है तो इधर पाई माइनस अल्फा बनाएगा। ऐसे ही इसके साथ z एक्सिस के साथ गामा गामा एंगल बना रहा है तो z डैश के साथ गामा पाई माइनस गामा बनाएगा। तो अगर हम इसके अंदर LMN फाइंड आउट करेंगे तो कोस पाई माइनस अल्फा, उसके डायरेक्शन एंगल क्या हो गया? पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, तो पाई माइनस अल्फा क्या होगा? माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। ठीक है, हमें पता है कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें L की दो वैल्यू मिल गई, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। L की दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव वाली, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस दो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अब देख लेते हैं जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होता है। जब कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, जो इसके कंपोनेंट है a इज इक्वल्स टू, अगर 2i प्लस 3j माइनस 5k है, तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये इसके क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं, और यही इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर ये पोजीशन वेक्टर है a, ये पॉइंट कोई a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 3 माइनस 5 होंगे। ठीक है, 2 3 माइनस 5 होंगे, और ये ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब इस टाइप में लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स।
जब ऐसे लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और जब इसको डायरेक्शन रेशियोज में लिखते हैं तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। और इनको डायरेक्शन रेशियोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शंस बताते हैं, ठीक है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को बताते हैं, तो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अब इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस भी जब ऐसे गिवन होगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी मैंने बताया था कि इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन का एक तो ये फॉर्मूला ले लो, प्लस माइनस a1 किया और डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। m क्या बताया था? प्लस माइनस l क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस का कंपोनेंट ले लिया यहां से, ठीक है। अब m क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, तो यहां से y एक्सिस का हमने कंपोनेंट ले लिया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे ही n m प्लस माइनस a3 ये क्या होता है? z एक्सिस के अलोंग होता है, तो यहाँ से z एक्सिस का कंपोनेंट ले लिया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूले से, ये भी बताया था। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये ही होता है ना, ठीक है, यूनिट वेक्टर ये होता है। तो यूनिट वेक्टर अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ गया? a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब देखो जब हम इनको सेपरेट कर लेंगे, इनको अलग अलग से कंपोनेंट में अगर हम सेपरेट करते हैं तो वही तो हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर i प्लस a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस ये j a3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये k, ठीक है। तो ये क्या हुआ? जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स थे वो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। जो नॉर्मल पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जो उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। देखो अब ये क्या है? l के इक्वल, यही तो इसके कंपोनेंट है, यही यहाँ पे लिखा है। तो आप कैसे भी लिखो, मैंने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दिया था कि इसमें चीजें जो है घुमा फिरा के वो ही आएंगी, कोई नई चीज इसके अंदर है ही नहीं। आप आगे भी पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी तब भी आप नोटिस करोगे कि वही चीजें घूम रही है, वही चीजें घूम रही है। तो प्लीज ध्यान से इन चीजों को समझते रहो, क्योंकि जब नया टॉपिक आता है ना वो भी हमें क्लियर हो जाता है। एक टॉपिक आया, एक क्लोज हो गया, दैट्स इट। दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ, क्लोज हो गया, दैट्स इट। पर जब एक ही टॉपिक को लेके दो चार चीजें हैं, पूरे दोनों चैप्टर में ना दो चार चीजें हैं, उनको इधर से उधर घुमाया जा रहा है, तो ऐसे में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाती है। वैसे दोनों इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स के चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी है और आप लोग कर लोगे, ठीक है। और चार पांच चीजें हैं, बस उन्हीं को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, उनको घुमाया जाएगा। तो प्लीज अच्छे से कंसंट्रेशन से इनको समझ लो, ठीक है। अब आपको यहाँ से समझ आ गया, चाहे तो आप यहाँ पर लिखो, तो आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखो कि अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो जो एक पोजीशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस, ठीक है, एक लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो ये है तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करो। डायरेक्शन रेशियोज मींस अभी मैंने बताया जो डायरेक्ट एक आपको वेक्टर गिवन है उसके जो कंपोनेंट्स है वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहां से मैं इसका डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये क्या होगा? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2i माइनस जे प्लस 2k रहा होगा, ठीक है, 2k रहा होगा। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, एमसीक्यूज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि उसके डायरेक्शन रेशियो दे देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, दैट्स इट। तो आप यहाँ से देखो क्या किया हमने, जो डायरेक्शन रेशियो है वही तो है डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय तीनों, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर तीनों का, डायरेक्शन रेशियो दूसरे वाला फिर तीनों का, फिर डायरेक्शन रेशियो z वाला तीनों का, सेम यही है ना, डायरेक्शन रेशियो ही तो लिखे हुए हैं हमने। तो इसके अंदर अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं फटाफट से? 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। जब स्क्वायर करना हो तो माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ। इसके अंदर क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। इधर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। इसे आप सोल्व कर लोगे, 2 डिवाइडेड बाय
3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज 1, ठीक है, 9 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/3 एंड दिस इज -2/3। दीज आर योर, अगर ये है आपके डायरेक्शन रेशियोज तो ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। अब देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको गिवन है, अभी तो हमने सिर्फ उसी का देखा कि ये P पॉइंट है, इसका कोई डायरेक्शन वो हमें दिया हुआ है, इसके अंदर पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हमने उसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो बताया। अब 2 पॉइंट्स गिवन है, इसका P Q का, अब हमें P Q का बताना है, और मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था कि इन दोनों का और आपस में इनका पोजीशन वेक्टर, जब भी पोजीशन वेक्टर नाम बोला जाता है उस पॉइंट का, तो उसका मतलब होता है कि उसकी पोजीशन रिगार्डिंग किसके अलोंग, किसके रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, ओरिजिन के रिगार्डिंग बात करें। जहां पर भी पोजीशन वेक्टर नाम आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आपको ओरिजिन से बात कर रहा है उसको, ठीक है। लेकिन अब इस P और Q, P Q का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो। अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट आपको गिवन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हम ये लाइन का ही वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। लाइन क्या होता है मैंने बताया था आपको, P Q, Q ये टर्मिनल माइनस में, अगर आपको P Q है या Q P भी हो सकती है, तो हमें दिस और दिस, ये पहले दिया हुआ है तो इसको P लेट कर लेंगे, ये बाद में दिया हुआ है तो इसको Q लेट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंटली क्वेश्चन हमें कुछ बताया नहीं गया है कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको Q। अब हम P Q फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -2 प्लस 2I प्लस 2 -4, 2 -4J प्लस 3 -5, 3 + 5K। सबसे पहले तो इसका हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, 3I - 2J प्लस 8K, ठीक है। P Q, अभी ये तो हमें क्या मिला, P Q इज द वेक्टर, ये हमें इसका वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर मिल गया। अब इसका ये क्या हुए, इसके अंदर 3 - 2 8 क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी 3 - 2 और 8 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय √3² प्लस -2² प्लस 8², ठीक है। तो हम इसको, ये आ जाएगा आपका 67। दिस विल बी, अगर हमें इसको एक ही बार आप इसको फाइंड आउट कर लिया करो, ये √77 के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट हो गया आपका 3/√77, सेकंड हो गया -2 √77 और थर्ड हो गया 8/√77। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट दिस और दिस। ये समझ आया आपको, जब ऐसे 2 पॉइंट्स में आपको फाइंड आउट करनी है, पहले तो ये वेक्टर फाइंड आउट कर लो, क्या कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा आपका। फिर ये आने के बाद इस लाइन का वेक्टर आपको क्या मिला, 3I - 2J प्लस 8K, दिस इज द PQ। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज ये होते हैं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे, दैट्स इट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। बुक में आपको कंफ्यूज कर करके दे देते हैं, बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बहुत तरीके के फॉर्मूले लिख देते हैं। वो ऐसे करते हैं, z जैसे कि x2 - x1 डिवाइडेड बाय √(x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलाज देख के ना बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, 10 तरीके के फॉर्मूले मिल जाते हैं। ये है तो वही, हमने भी क्या किया, x2 - x1, इसको हमने क्या लिया था, x1 y1 z1 लिया, इसको अगर x2 y2 z2 लिया, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, उन्हीं का ये क्या रखा, यही तो है यहाँ पर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, यही तो स्क्वायर है, यही करके तो यहाँ पर आई थी ये क्वांटिटीज हमारे पास। तो इसलिए x2 - x1 क्या है, ये जो 3 है, ये x2 - x1 करने से ही तो आया, ये -2 y2 - y1 करने से ही तो आया है। तो इतने कंफ्यूजन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बात वो ही है, ठीक है। वो जो फॉर्मूले इतने सारे रिपीट रिपीट करके लिखे हुए, बात सही घुमा फिरा कर वहीं से वहीं तक निकलती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन गिवन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं, विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। वो क्या कह रहा है,
दिस इज y, x, y एंड दिस इज z। एक लाइन है आपके पास, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताने हैं जो कि तीनों ही एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मींस कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। अब तीनों को एक ही लेट कर लेते हो तो थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हमें क्या रिलेशन पता है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है 1 के इक्वल होता है। अब सबको हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/3 के इक्वल आ गया। और cos थीटा यहाँ से किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 1/√3 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए? cos थीटा किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 1/√2 आ गई। यहाँ पे हमने इसका अंडर रूट लिया तो cos थीटा क्या होता है? यही था ना, ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है। एल स्क्वायर, यहाँ पर एल क्या है? कोस अल्फा। एम क्या होता है? कोस बीटा के इक्वल होता है। और एन क्या होता है? कोस गामा के इक्वल होता है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोस, ये तीनों ही सेम है फिर, ठीक है। ये भी कोस थीटा है, ये भी कोस थीटा है, ये भी कोस थीटा है। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस का जब प्लस है तो सारे प्लस है। 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर जो दूसरे वाले मैंने बताए थे -1/√3 -1/√3 -1/√3। तो दो सेट आ गए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के, या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं मेन टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशंस ऑफ लाइन इन अ स्पेस। अब हमें इसमें बताना है कि एक लाइन यूनिकली, सबसे पहले तो बताओ कि यहाँ कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पे 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 कर सकती हूँ, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस मैं ड्रॉ कर सकती हूँ जो कि उस पॉइंट से पास होके जा रही है, और कोई किसी भी डायरेक्शन में कोई कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो हमें एक लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला, अगर हमें उसके 2 पॉइंट गिवन है तो हम उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट गिवन था, मैंने कहीं पर भी उसको ड्रॉ कर पाई। लेकिन अगर 2 पॉइंट है और मुझे पता है कि वो लाइन 2 ही पास करते हुए जाएगी, इन दोनों को पास करते हुए जाएगी, तो एक ही लाइन बन पाएगी। और कोई लाइन तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। पी क्यू 2 पॉइंट को पास कर रही है तो एक ही लाइन है। कोई और लाइन हो सकती है? यहाँ से देखो, हल्का सा मूव करती है तो कोई दूसरी लाइन हो गई ना, और वो इन दोनों को पास भी नहीं कर रही। अगर मैं इसको पास करते हुए तो चली जाएंगी, इसको भी पास करते हुए चली जाएंगी, पर ऐसी लाइन जो दोनों को ही पास कर रही है। तो किसी लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2 पॉइंट्स की जरूरत हमें पड़ती है। दूसरी चीज, ये 2 पॉइंट वाली बात तो हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं कि हमें अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ है और अब हमें उसको यूनिकली भी डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे कि इस लाइन से इस पॉइंट से पास होके जा रही है और कोई दूसरी लाइन है, कोई दूसरा वेक्टर है या फिर कोई दूसरी लाइन है, उससे पास होकर उसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। एक लाइन जो ये आपको गिवन है, दिस इज द गिवन कंडीशन, ये पॉइंट भी आपको गिवन है। वो कह रहा है एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि जो इसी पॉइंट से होकर पास करे और इसके पैरेलल हो, तो हमारे हो गई ना यूनिकली डिफाइन। क्योंकि अगर मैं इसको देखो, ये बिल्कुल इससे भी पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल भी है, अगर इसको हल्का सा भी ऐसा कर देती हूँ तो अब ये इससे तो पास हो रही है पर इसके पैरेलल तो नहीं है ना। देखो, वो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो 2 कंडीशन में यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं हम एक लाइन को, जब या तो 2 पॉइंट गिवन हो कि 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों से पास हो रही है, या फिर एक पॉइंट गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो जिसके की वो उसकी पैरेलल हो, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन हमें गिवन हो, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया, अब आगे देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो इससे क्या होगा? यूनिकली डिफाइन हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब जो मैं आपको टर्म्स बताऊंगी ना वो स्टैंडर्ड लेके चलना,
ठीक है, एक पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पर एक कैपिटल ए से एक पॉइंट है रिप्रेजेंट हो रहा है, वो गिवन है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए, स्मॉल ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए इज ए। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो कि ओरिजिन के अलोंग होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए। ठीक है, ये ए पॉइंट का नाम है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज स्मॉल ए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो क्या है, x1 y1 एंड z1। ठीक है, x1 y1 एंड z1 आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब एक वेक्टर गिवन है b, एक वेक्टर गिवन है आपका b, इस बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, b इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इस b और इस b में कंफ्यूज नहीं होना, ये रिप्रेजेंटिंग कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ओ ए जो है, ओ ए या फिर ए वेक्टर क्या हुआ इसका, अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया जो हमें गिवन है। अभी हमें दो चीज गिवन है, वो मैंने अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर दी, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बी है ये इसके, अब इसके एक, अब कोई एक ऐसी लाइन, अब कोई एक ऐसी लाइन जो कि इससे तो पास होके जा रही है और बी जो वेक्टर है इसके पैरेलल है, देखो इसके पैरेलल है, देखिए ये लाइन जो कि ए पॉइंट से पास होके गई और इसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है। अब इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। इस पे कोई एक रैंडम पॉइंट है, दैट इज पी। इस पर कोई एक रैंडम पॉइंट हम ले लेंगे, दैट इज पी, जिसके की कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो हमें आर बताना है। ठीक है, ये जो रैंडम पॉइंट्स हैं इसके, इस लाइन के ऊपर एनी रैंडम पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर। तो हमें अब आर बताना है यहाँ पर। आर क्या हुआ, आर का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ये है, तो आर क्या हुआ यहाँ से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप, बड़ा छोटा छोटा ब्रेक करके सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एक हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन है कैपिटल ए, जिसके की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। एक यहाँ पर वेक्टर बी गिवन है ए एक्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ए आई बी जे सी के एक वेक्टर यहाँ पर गिवन है। एक ऐसी लाइन जो कि ए से पास हो रही है और बी के पैरेलल है, तो यूनिक एक ही लाइन बना सकते हैं हम, उससे अलावा कोई और लाइन बन ही नहीं सकती। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसके ऊपर को इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। वो हम कैसे बताएंगे कि एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन इज पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और इसका आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, हमें इसको अब कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आर इज द, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर करूंगी, ये जो हमने लैम्डा बी यहाँ पर लिखा है, लैम्डा बी क्यों लिखा, ये बी जो है वेक्टर है, जो बी, ये जो हमने नई ये लाइन बनाई है एल, मैं इसको बोल देती हूँ, जो एल लाइन है वो वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। मतलब वेक्टर बी इस लाइन की क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, क्यों, वेक्टर बी जो है, जो एल लाइन की डायरेक्शन डिफाइन करना है, हमने यही बोला ना कि ए पॉइंट से तो पास हो रही है और बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन की डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है, वेक्टर बी डिफाइन कर रहा है। ठीक, क्लियर है। और हमने ये समझा था कोलिनियरिटी, अब ध्यान आया, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कोलिनियर, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते थे, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, अब यहाँ से कंफ्यूज मत होना, अगर ए और बी दो वेक्टर गिवन है और हमें बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, उसमें देखते थे क्या हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये ए बी, ये वाले ए बी नहीं है,
क्या हमने यही किया था ना अभी लास्ट क्लास में, मतलब वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, हमें बताना था कि क्या ये दो वेक्टर जो हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, अगर ए होता था 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो बी अगर इसके अंदर आएगा 4i प्लस 6j प्लस 12k। अब हम बी में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो हम ए बी को क्या लिख पाए, 2 ऑफ ए। तो हम क्या कहते थे, अगर हम ऐसे इसको लिख पाते थे तो हम क्या बोलते थे, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। आप इसको उसी तरीके से ले सकते हो जैसे कि हम नॉर्मल लाइंस में स्लोप की बात करते थे। ठीक है, जब स्लोप होते थे तो क्या होते थे, इक्वल होते थे। जो पैरेलल लाइंस होती थी उनके स्लोप क्या होते थे, इक्वल। ऐसे ही ये कोलिनियर में जो पैरेलल हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो उसकी डायरेक्शन बताना है। तो हमने यहाँ पर देखो इसका इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन लिख रहे हैं हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट पी एक्स, मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है पी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी हो सकता है। तो जो हम इसके डायरेक्शन बता रहे हैं वो क्या है, लैम्डा बी, मतलब कि इस बी के कोलिनियर है, ये इस बी के पैरेलल है। ठीक है, और ए जो हमारे पास इससे ये पास हो रहा है, इससे ये पास हो रहा है, किससे, x1i y1j z1 के किससे पास हो रहा है और किसके पैरेलल है। आपको इक्वेशंस बनानी आएंगी, सिंपल, इतनी बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन जो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो कहीं ना कहीं आपके अभी जो आप क्वेश्चंस करोगे इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पक्का है। अभी आगे मैं करवाऊंगी वो वाला, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करो। एक 5 मतलब 14 मार्क्स की वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर, तो आप खुद ही सोच लो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसके अंदर ये a प्लस लेमडा बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हमारा ये इक्वेशन होगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। और अगर हम इसके कार्टेशियन पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है, दोनों टाइप की इक्वेशन आती है, अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। These are both most important. This is the base of this chapter. R is equals to a plus, देखो इसके अंदर हमने क्या किया, x जो r के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी हमें लिखनी है, माइनस x1 ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये किसके कंपोनेंट्स हैं, इसके a से, जिससे ये पास हो रहा है, जिससे ये लाइन जो है पास हो रही है, ये उसके कंपोनेंट, और डिवाइडेड बाय क्या है, जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, जिसके कि ये पैरेलल है, ए बी सी ये उसके कंपोनेंट है। अब इस तरीके से इसको याद रखो। और ये क्या होते हैं, अब ये डायरेक्शन रेशियोज है, देखो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन बता रहे हैं ना, तो इस लाइन के अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज लैम्डा बी है, मतलब इसके डायरेक्शन इस जो ये बी है, देखो जो ये बी है वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज तो पता चल गए ए बी सी हैं, लेकिन इसके डायरेक्शन रेशियोज उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी तो बताता है कोलिनियरिटी की जब हम बात करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो लैम्डा बी से हमें क्या पता लग रहा है कि जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, जो बी वाले बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगी, इसलिए बार बार डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि आगे जब मैं बताऊं तो आपको जल्दी से समझ आ जाए। इतना क्लियर है आपको। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें देखो, फाइंड द वेक्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब दोनों टाइप की इक्वेशन बतानी है आपको, एक वेक्टर फॉर्म की और कार्टेशियन, दोनों फॉर्म की इक्वेशन बतानी है। लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, थ्रू दिस पॉइंट 5 2 और माइनस, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, 3i प्लस 2j माइनस 8k के पैरेलल है और इससे पास हो रही है। तो इस पर हमने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हम x y z। ठीक है, देखो इससे तो पास हो रही है 5 2 माइनस 4 से, P एक रैंडम पॉइंट ले लिया इस लाइन पे जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है। अब हमें क्या बताना है, R बताना है। ये क्या है, A है, इसका ये एक है, ये B है। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन जो मैंने आपको बताई है, ऐसे इसको फॉर्म कर दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R मीन्स की XI प्लस YJ
प्लस जेड के किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ए क्या है आपका, देखो ये ए पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, 5i प्लस 2j माइनस 4k हुआ प्लस लैम्डा, और बी क्या हुआ, यहाँ से गिवन है आपको किसके पैरेलल है, 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन की क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करके आप लिख सकते हो, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 5, i वाले साथ में लिख दो, j वाले साथ में लिख दो, 5 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस माइनस 4 माइनस 1 लैम्डा k। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब अगर इस वाली लाइन के यहाँ से आप खुद देख लो, अगर इस लाइन के ये लाइन की क्या आई, मतलब x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, z किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन के यहाँ से मैंने बताया था इसके डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो किस चीज को सिग्निफिकेंट कर रहा है कि वो इसके प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ से इसके डायरेक्ट आपको बताऊं डायरेक्शन रेशियो तो क्या हुए, एक्स वाई जेड तो हुए, तो x किसके इक्वल है, 5 प्लस 3 लैम्डा के, y किसके इक्वल है, 2 प्लस 2 लैम्डा के, z किसके इक्वल है, माइनस 4 माइनस 1 लैम्डा के। आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने को भी आ सकता है, कुछ लैम्डा की वैल्यू बता सकता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन दे सकता है जिससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, तो आप इसके डायरेक्शन रेशियोज भी यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब हमें लिखनी है, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म में, अब हमें लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस क्या बताया था, x1 किसके कोऑर्डिनेट्स थे, a वाले, जिससे वो पास हो रहा था, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 a, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे z देखो माइनस माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 8। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है चीजें। वैसे बता दूं तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कम करने को आते हैं, अभी इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, पर वो एप्लीकेशंस तक पहुंचने के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन करवाऊंगी आपको नहीं समझ आएगा। जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो ये इसके डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके देखो अब ये इसके इक्वली आ गई, यही तो इसके डायरेक्शन रेशियो हुए। हमने बोला था किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं, तो यहाँ से x किसके इक्वल है, इसके, तो यही चीजें वहां पर यूज होंगी, इसलिए मैं बार बार आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, प्रोपोर्शनल वर्ड ही नहीं समझ आता। अब इसके अंदर देखो, अब हमने कर लिया, हमने पहले सबसे पहले मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी कि यूनिकली डिफाइन कब हो सकती है, एक तो जब एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और एक के पैरेलल है, तो उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन को, या फिर दो पॉइंट गिवन है उनके बीच में उन दोनों से पास होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो यूनिकली डिफाइन है। अब हम करेंगे ये वाला केस, जब एक लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। अब एक पॉइंट मान लो A है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर B है, A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और B के पॉइंट्स है x2 y2 और z2। अब हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। सेम प्रोसेस हम करेंगे जैसा कि हमने लास्ट में किया था। सबसे पहले तो जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी होती है उस पर क्या एट रैंडम एक पॉइंट ले लिया हमने, सेम एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है, नाम है उसका पी, और उसके पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज स्मॉल आर से। क्लियर है इतनी चीजें। ठीक है, जिस भी लाइन पे हमें फाइंड आउट, जो हमें गिवन है इसके अंदर दो पॉइंट गिवन है, और जिस भी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस पर एक रैंडम हम पॉइंट ले लेते हैं बी, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और उसके पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। इतना क्लियर है। अब इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इसके अंदर क्या रहेगा, देखो जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है इसके अंदर क्या रहेगा, ए प्लस लैम्डा, ए प्लस लैम्डा। अब आप खुद ही सोच के बताओ, अगर जितना अभी तक मैंने बोला है, अगर आपने सुना है जितना मैंने बोला है अभी तक, और आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसको सुना है, तो आप उसको बता पाओगे कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, ये क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन।
किसकी डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन, लेकिन उसमें तो हमें डायरेक्शन का वेक्टर डायरेक्ट गिवन था, पर इसके अंदर किसकी डायरेक्शन बताएगा, b माइनस ए की, ऑब्वियसली बी ए की, जो कि ए बी की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इस लाइन की है, ए बी की जो डायरेक्शन है, तो ए बी की डायरेक्शन क्या है, बी, जो इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है माइनस ए, यही तो करते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यही तो करते हैं हम, ठीक है, इसके ये निकालने के लिए z2 माइनस z1 के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, ये क्या है, x b माइनस ए, b क्या है यहाँ पर, b का अगर मैं यहाँ पे लिखूं पोजीशन वेक्टर तो क्या बनेगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक है, और a क्या बनेगा यहाँ पर, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, ये ध्यान से समझना। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, x2 माइनस x1, b माइनस ए ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो b माइनस ए की जो पोजीशन है वो ही पोजीशन, उस मतलब पोजीशन नहीं, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जो ए बी की डायरेक्शन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई, सिंपल। मतलब एक तो चीजें, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, इसलिए हमें नई चीज समझ के उसको कंफ्यूज नहीं होना। हमारी कंफ्यूजन की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कैसे आ गया, हम इसको लर्न करेंगे, पर समझ के लर्न करो, फॉर्मूला भी आपने लर्न किया तो उसको समझ के आप लर्न करो, गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब इसको कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगी, x, जिसका कि आपको फाइंड आउट करना पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड, माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1 ही तो यहाँ पर आपका वेक्टर है, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारा आपका यहीं से निकल रहा है, बस आप इसका बेस लेके चलो। हमने किया क्या है, x जिससे पास हो रहा है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और नीचे क्या है, ये ए क्या है, उसका जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन रेशियोज, तो ये भी तो इसका डायरेक्शन x2 माइनस x1 क्या बना, डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ही y माइनस y1, यहाँ पर y2 माइनस y1, ये क्या है, देखो डायरेक्शन रेशियो जो यहाँ पर आएगा y वाला कंपोनेंट, और ये यहाँ पर z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, यही तो है जो यहाँ पर आएगा z वाला कंपोनेंट। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट हो रही है, जो उसमें काम किया था वही इसके अंदर कर दिया। अब इसका भी एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका भी एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वेक्टर इक्वेशन बतानी है लाइन की, वेक्टर में ही बतानी है, अब इसने कार्टेशियन में पूछी नहीं, पूछेगा तो भी बता देंगे, क्या ही मुश्किल है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस, अब यहाँ से करके देख लो, देखो यहीं से हम रिलेट करके इसको करते हैं। दो पॉइंट हमें गिवन है, ए पॉइंट गिवन है -1 0 2, और एक बी पॉइंट हमें गिवन है दैट इज 3 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर जो ए इसका वेक्टर रहेगा पोजीशन वेक्टर, और बी इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा, और कोई रैंडम पॉइंट पी ले लेंगे दैट इज एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा आर, और इसके अंदर आर किसके इक्वल रहेगा, आर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इसका प्लस लैम्डा और बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो बी माइनस ए, या तो पहले लिख लो ए बी, या यहाँ पे लिख लो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट, तो r इज इक्वल्स टू ए क्या है आपका, यहाँ से देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, माइनस आई, जे वाला क्या हो जाएगा, 0 है, प्लस 2k प्लस लैम्डा। अब b का बताओ क्या रहेगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k, माइनस में a माइनस i प्लस 2k, यहाँ से आ गया माइनस i प्लस 2k प्लस लैम्डा। 3 देखो 3 माइनस माइनस 1, यहाँ से क्या आया 4i, यहाँ से आ गया प्लस 4j, और यहाँ से आ गया 6 प्लस 2, 6 प्लस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से अगेन आ जाएगा 4k। अब यहाँ से ये आया, अब आप इनको साथ में कर दो, i वालों को -1 प्लस 4 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा k, दिस इज योर आर। ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। आपको यहीं तक सॉल्व करना था। अगर आपसे वो कार्टेशियन इसकी पूछता तो हम क्या करते,
x माइनस x1, यहाँ पर हमने x1 y1 किसको लिया है, जो यहाँ पर पहले गिवन था a को, ठीक है। x1 इसके लिए x2, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, इसी को तो रख के किया है। b माइनस a इसको फर्स्ट माना हुआ है, इसको सेकंड माना हुआ है, ठीक है। तभी, और अब इसके अंदर हमारी क्या आ जाएगी, x माइनस x1, देखो इसके अंदर x माइनस x1, x माइनस माइनस 1 दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये क्या आया यहाँ पर 4 आया है। ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर में आ चुका है, ये जो पोजीशन वेक्टर सॉरी डायरेक्शन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन बता रहा है ना, तो डायरेक्शन में जो आ चुका है 4 वही आएगा, x2 माइनस x1 ही है, ये इज इक्वल्स टू y माइनस क्या आएगा, देखो 0, ठीक है। y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर आएगा z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल, सिंपलेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये करने जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे के आप कर ही नहीं पाओगे, दैट विल बी इम्पॉसिबल। बहुत कंफ्यूज रहोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, एक एक छोटी छोटी बात आप पूछोगे, एक एक छोटी छोटी चीज पे आप अटक जाओगे। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, एक लाइन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है हमें एक लाइन की, वेक्टर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, इसको किस में चेंज करना है, वेक्टर इक्वेशन में हमें चेंज करना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको ये कर लो, जैसे कि ना आप इसको इंटर रिलेट कर लो कि x1 यहां से क्या होगा, इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसका रीजन बता देती हूँ, हर वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि मैंने सारे आपको वो दिए हुए हैं, पीडीएफ बनाकर दिए हुए, सारे नोट्स जो जो मैं बोल रही हूँ सब उसके अंदर लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबके आंसर लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे सोल्यूशन है, वे ऑफ राइटिंग पैटर्न है, सब कुछ मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप समझने पे फोकस करो, तो इसलिए आप ये जो मैं लिख रही हूँ इस पर मत जाओ, और आप अभी अपना टाइम भी वेस्ट मत करो कि आपको इतने नोट्स बनाने पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप क्वेश्चन समझने पे, क्वेश्चन सोल्व करो, वीडियो स्टॉप करो, 4-4 बार उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ताकि आप उसको वहीं की वहीं बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप अभी मत देखो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, समझने के पर्पज से आप उसको खुद सोल्व कर पाओ। ये लिखने के चक्कर में, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के चक्कर में अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सारे काम करो, वो सारा काम इसलिए मैंने आप लोगों के लिए करके दिया है ऑलरेडी, वो डन है आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा आपने खुद से ही वो नोट्स लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आप इसको ना इसको कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ये थी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसको किया कंपैरिजन, तो x1 यहाँ से क्या आ गया -3, y1 आ गया 5 और z1 आ गया -6, a आ गया 2 और बी आ गया 4 और सी आ गया 2, ठीक है। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन बताते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज है, और ये क्या है हमारे पास जिस पॉइंट से ये पास हो रही है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से ए वेक्टर हमारे पास क्या बना, -3i प्लस 5j माइनस 6k, और बी वेक्टर यहाँ से क्या बना 2i प्लस 4j, ये इसी के कॉम्पोनेंट्स है ना, ए बी जे जो नीचे आते हैं बी वाले के, प्लस सी 2k, ठीक है। अब इसके अंदर आर जो ये है वेक्टर इक्वेशन लिखनी है लाइन की, दैट इज आर, ये क्या बनती है ए प्लस लैम्डा बी, बस आपके पास आ गया, दोनों का लिख दो, अलग अलग कर देना। यहाँ से आपको आ जाएगा -3 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा जे प्लस -6 प्लस 2 लैम्डा के, ठीक है। एक तो हो गया, ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कर दिया, ये ज्यादा इजी रहता है क्योंकि आपको अगर छोटे मोटे, ये वैसे ना इतने बड़े नहीं होते, ये एमसीक्यू वाले ही होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए अगर आप कर लेते हो, और अगर ये आते हैं डायरेक्ट, ये कम आते हैं आपसे जो अभी मैं करवाऊंगी आपके एप्लीकेशन बेस्ड, जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो इन्हीं को यूज करते हुए आएंगे, लेकिन बात इतनी सी है ये हमारे यूज होंगे जो हम आगे चीजें करेंगे। दूसरा होता है आप इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हो, पूरे को क्या करते हो इक्वलेट कर देते हो लैम्डा के से, ठीक है। अब इसको अलग अलग से इक्वेट कर देते हो, तो यहाँ से x क्या आ गया 2 लैम्डा माइनस 3, देखो यही आ गया ना, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा माइनस 3, ऐसे -5 4 लैम्डा, सारे लैम्डा हमने तीनों को लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो तीनों इंडिविजुअली भी लैम्डा के इक्वल हो गए ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 5, देखो 4 लैम्डा प्लस 5। अब यहाँ से क्या आ गया z प्लस 6 2 इज इक्वल्स टू
यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा को इक्वल रखेंगे तो z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा। अब आ गई हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। यही हमें निकालनी होती है, x y z ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r इज द x की वैल्यू देखो 2 लैम्डा माइनस 3i प्लस 4 लैम्डा प्लस 5j प्लस 2 लैम्डा माइनस 6k, दोनों से बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या इजी लगता है, क्या ज्यादा अच्छे से समझ आता है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन, ये हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ चुके हैं और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ चुके हैं थीटा एंगल। जब दो कोई वेक्टर है, को इनिशियल है, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज थीटा। वो हमें फाइंड आउट करना था। एक तो था क्रॉस प्रोडक्ट से, लेकिन हमारा इजी वाला किससे रहता था, डॉट प्रोडक्ट से हम ज्यादा प्रेफर करते थे एंगल फाइंड आउट करना, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी है उसकी कैलकुलेशन। तो आप इसके अंदर भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, पर अलग अलग तरीके से कैसे रहेगा वो मैं बता देती हूँ। अब जैसे अब इसके अंदर आर है, उसके अंदर तो डायरेक्ट वेक्टर दिए हुए थे कि आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, सिंपल x1i x2j प्लस x3k, और यहाँ पर y1i प्लस y2j प्लस y3k। ठीक है, एक वेक्टर ये गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, इनको इसके डॉट प्रोडक्ट करी और आपका वो थीटा निकल आता था। लेकिन अब आपको लाइन में क्या दिया हुआ है, a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में आपको लाइन दी हुई है। तो इसके अंदर आप देखो, कंपैरिजन करो कि इसके अंदर ये क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियोज ही तो थे, इन्हीं पे तो काम करते थे। अब इसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं, जो कि इसके कंपोनेंट्स हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, या फिर अगर ये हमें उस फॉर्म में दिया हुआ है x माइनस x1, मतलब ये, तो a y माइनस y1 b एंड z माइनस z1 c। ठीक है, दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी, कार्टेशियन फॉर्म में भी इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये हमारे क्या बता रहे हैं, हमें डायरेक्शंस बता रहे हैं ये। ठीक है, और एंगल थीटा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। तो एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, डायरेक्शन पे ही तो डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द, इनसे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, अपना कोस थीटा। अब इसके अंदर आपको जो बुक में फॉर्मूला है वो क्या देखने को मिल रहा है, कोस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये देखने को मिल रहा है। अब बच्चे इसको अलग से मानकर कुछ लर्न करते हैं, अच्छी बात है, कर लो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रही लर्न करने को, लेकिन एक बार उससे पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। ये डॉट प्रोडक्ट ही है, हमने वहां से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, A डॉट B इज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, ये पढ़ा था। अब इसके अंदर अगर हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना था, तो A डॉट बी डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो ये है, ये दो लाइंस में फाइंड आउट करेंगे। एक लाइन की मान लो आपको गिवन है a प्लस लैम्डा बी, बी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, एक दूसरी लाइन है a, इसमें a1 ले लो, इसमें a2 ले लो, और इसमें लैम्डा की जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या ले लेंगे, म्यू का। और इसके जो ये हैं a2i b2 से रिप्रेजेंट कर देंगे इसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, और इसके अंदर आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन, जो हमारा ये होता है पोजीशन वेक्टर होता है, इसको हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन को। ठीक, ये हमारे पास ये चीजें, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, कि वो दूसरी अलग लाइंस हैं, और इनके ये कंपोनेंट्स b1 b2 c1 c2, इनसे हमें पता लगता है दे आर द डिफरेंट लाइंस, बोथ आर द डिफरेंट लाइंस। तो यहाँ पर हो गया a1 a2। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, इसके डायरेक्शंस हैं, मैं कह रही हूँ ना, इसी से हम ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से देखो यही तो आ रहा है, अब इसको अगर हम करेंगे तो यही आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट करें, मान लो ये b1 है और ये b2 है, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस थीटा, इस वाले से देखो तो b1 b2 की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका
मैग्नीट्यूड, यही तो फॉर्मूला देखो B1 B2 की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला वही है। ठीक है, समझा दिया मैंने। इसी तरीके से करते हैं, लर्न कर लो फॉर्मूला, या लर्न तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट समझ के लर्न करोगे तो कहीं और किसी और तरीके से यूज करना पड़ जाएगा, तो बस आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो, ये मैंने बता दिया, ये आपके डॉट प्रोडक्ट ही है। लेकिन जब हमें लाइन की इस टाइप से इक्वेशन दी है, वो तो सिर्फ वेक्टर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लाइंस की बात कर रहे हैं। जब लाइंस की इस तरीके से दी होती है, तो जो ये हमारी डायरेक्शन कौन बता रहा है, डायरेक्शन ये वाला वेक्टर बता रहा है, बी वेक्टर। तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज को ही करते हैं। और मैंने ये बता दिया आपको स्टार्टिंग में, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं ये सारी चीजें आपके साथ बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर, बार बार रिपीट करते हुए डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और यही कोस थीटा का फॉर्मूला है। जब भी आपको आएगा कि दो लाइन के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप इसी तरीके से करोगे। अब देख लेते हैं इसके स्पेशल केसेस। अब देखो, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि दोनों जो लाइन है L1 और L2 परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो 90 में हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। सिंपल, क्योंकि जो इसके डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर वाला तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो इसके न्यूमरेटर में, और वो भी 0 के इक्वल। ठीक है, ये सारा अगर ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर का सारा वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 हो जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल बच जाएगा, 0। ये क्वेश्चन आ जाता है, लिख देगा टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और कुछ ना कुछ आपको फाइंड आउट करने के लिए वो दे देगा, कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको इस तरीके से आना चाहिए। तभी मेन फोकस क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, ताकि आपको कोई कुछ भी किस तरीके से क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन भी मैंने बहुत करवाए हैं आपको। अभी हम क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर भी करेंगे, तो आपको मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सिर्फ बेस समझने से भी क्वेश्चन क्लियर नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कि मैंने कह दिया भैया बेटा बस आप ना बेस बेस समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार बेस समझ लिया, तो आपको पता तो होना चाहिए ना किस ट्रिक से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमाया जाता है। तो इतना भी तो आपका माइंड, जो आपका ब्रेन है, वो ट्रेन होना चाहिए। इतनी ट्रेनिंग तो आपके ब्रेन को मिलनी चाहिए ना, कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ना समझो, फिर तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा भैया वो जा कहाँ रहा है, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगर थीटा 0 हो जाता है, अगर थीटा 0 हो जाता है, ठीक है, तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये किसका केस हो जाता है, थीटा 0 पैरेलल वाला हो जाता है। और पैरेलल के केस में क्या आता है, ये प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। यही तो पैरेललिटी की कंडीशन है। ठीक है, कोलिनियरिटी की जो हमने पढ़ा था, या तो हम ए को लैम्डा बी लिख सकते हैं, या फिर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। बात तो एक ही होती है ना, अगर उनमें से हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं तो वो आपस में प्रोपोर्शनेट ही। अगर हम एक में से पूरा कॉमन निकाल पा रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स में से तो कुछ कॉमन निकालते हैं, तो मतलब वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल वाला हो गया, क्योंकि थीटा 0 होता है तो पैरेलल लाइंस के बीच में, या फिर वो आपस में खुद ही ओवरलैप कर रहा है, सेम लाइन खुद को ही ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जब थीटा 0 हो जाता है मतलब पैरेलल वाला केस है, तो इसके अंदर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। क्लियर है इतना। अब मैंने आपको वेक्टर फॉर्म का समझा दिया। जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होती है तो आप ये वाले लेते हो। ठीक है, ये वाला जो जो इसकी पोजीशन, जो इसकी डायरेक्शंस को डिक्लेयर कर रहा था, ये 8 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और आप इनको लेके एंगल फाइंड आउट करते हो। वॉक द पॉइंट। अब अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होती है, दैट्स इट, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c, ऐसी इक्वेशन आपको गिवन होती है। तो मैंने आपको बताया था, जो इसके ये यहाँ वाले कंपोनेंट है वही तो आपके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। यहाँ पर ये वाले कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज हैं, और यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो आप इनको ले लोगे बस उसी सेम फॉर्मूले में, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोनों टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। पहले देख लेते हैं जब आपको लाइन का पेयर क्या है वो इसमें दिया हुआ है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म, तो आपको एंगल निकालना है इनके बीच में। जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, डायरेक्ट यहाँ से लिखो B1 क्या है, I प्लस 2J प्लस 2K एंड B2 क्या है, ये वाला 3I प्लस 2J प्लस 6K। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस वी गॉट B1 इज दिस एंड B2 इज दिस। बस थीटा अब निकाल दो, कोस थीटा किसके इक्वल है हमारे फॉर्मूले से, B1 डॉट B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। सिंपल क्वेश्चन खत्म। बस कैलकुलेशन आपकी रह गई, सिंपल है, कोई दिक्कत आई नहीं आई। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सारा लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ B1 का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 3 plus 4 plus 12 divided by under root of 9 and under root of 49 is equals to 19 by 21, that will be 19 by 21। ठीक है, cos थीटा यहाँ से किसके को लागे 19 by 21, then theta will be equals to cos inverse of 19 by 21। That's final। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो कार्टेशियन फॉर्म में आपका, बस उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि कार्टेशियन वाले कौन से होते हैं। इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म यू गॉट A1 is equals to 3, B1 is equals to 5, C1 is equals to 4, A2 is equals to 1, B2 is equals to 1 and C2 is equals to 2। अब ये आ गया आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप डायरेक्ट उसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहते हो वैसे बना लो, नहीं तो आप यही वाला फॉर्मूला लिख लो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, वही फॉर्मूला है सेम। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, बस इसमें ये वाला लिख दिया था, इसका नेक्स्ट स्टेप बस ये लिख दिया, होना तो वही है सारा। बस अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग है ना ये 3 1, देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही करना है, ये एक्स वाले ही हैं दोनों, ये वाई वाले जेड वाले। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 8√3 डिवाइडेड बाय 15 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अभी हमने एंगल समझ लिया, सबसे पहले हमने लाइन समझी। सबसे पहला टॉपिक क्या था, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने उसको कर लिया क्योंकि एक एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है, सेम ही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस उसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट हमने देखा, उसके हमने लाइन समझी कि दो टाइप का हमने किया, उसके अंदर किस टाइप का किया, सबसे पहले तो एक पॉइंट गिवन है और एक आपको उसके पैरेलल गिवन है, दूसरा हमने किया दो पॉइंट्स आपको गिवन है, फिर हमने उनके बीच में एंगल फाइंड आउट किया। अब देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन आपको गिवन है, उनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले केस ले लेते हैं पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस जो कि ऑल ओवर अगर इतनी है तो इतनी रहेंगी, चाहे वो इन्फिनिटी तक आप उसको भेज दो, चाहे उन दो लाइंस को आप इन्फिनिटी तक भेज दो, वो कभी नहीं मिलेंगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है कभी चेंज नहीं होगा, दे विल बी पैरेलल फॉरएवर। तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस वो ही होता है, जो सेम है वो ही हर जगह सेम चलेगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट बोल दो, सबसे बड़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द टाइम। इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जीरो, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो कभी ना कभी मिलती जरूर है, तो इस टाइम पर उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल जीरो। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। इन दोनों लाइन के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। इंटरसेक्टिंग लाइंस 1 मार्क में आपका आप पूछा जा सकता है
कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दीज आर द टू लाइन, वो दो लाइन दे देगा आपको, दीज आर द टू लाइन एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट, सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। then you have to use your brain that if they are intersecting then the shortest distance is 0 without calculating at more, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है वो डिस्टेंस, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग द आंसर इज ऑलवेज 0, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, गॉट द पॉइंट। पैरेलल लाइंस सेम है डिस्टेंस थ्रू आउट द। अब आ जाते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस एग्जैक्टली ये दो प्लेन्स की बात होती है, ठीक है। एक देखो ये है, एक ये है। अब ये लाइंस हैं, ये ना तो कभी मिलेंगी ना कभी कटेंगी, ना तो ये पैरेलल है। अब ये वाली लाइन अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव ऑन भी कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, देखो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल होती तो बिल्कुल ऐसे होती, ठीक है, इनकी डायरेक्शन वगैरह सेम होती पैरेलल होती तो। लेकिन ये देखो ये थोड़ी सी टिल्ट है हल्की सी, और अब ये देखो ब्लू वाला जो आपको पेन दिख रहा है, जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो बिल्कुल एक्सटेंड हो रही है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, और जो पिंक वाली है वो भी अपनी लाइन अपने उसमें डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, आगे भी और पीछे भी, ऐसे ब्लू वाली भी आगे भी पीछे भी वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। लेकिन फिर भी क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ रहे हो इस चीज को? ऐसे आप देख लो, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब ये ब्लू वाली सीधी चलती रहेगी, ये ऐसे चलती रहेगी, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगी, पर ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ना ही ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। और इनके बीच में देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो इस टाइम यहाँ पर है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये दूर चली जाएगी, ये दूर चली जाएगी, ये अलग चला जाएगा, वो दूर चली जाएगी, तो ये जो अभी इस टाइम आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके अलावा सारे डिस्टेंस बड़े होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने शो किया है, यहाँ पर शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी टाइप से हम फिगर बनाते हैं इसकी, कि जो इस टाइम आपको दिख रहा है, मान लो एक पेन ये है एक ये है, मतलब ऐसे घुमा के ये रखे हुए हैं, तो यही शॉर्टेस्ट है। अब देखो अभी दूर चलती चली जाएगी और ये उधर चला जाएगा, तो इनके के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा ना कि कम होगा, तो इसी मूवमेंट पे इनके बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बीच का, टू स्क्यू लाइंस के बीच का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय, टू स्क्यू लाइंस है, इनके बीच में यही जो मैंने अभी बताया, जो एट द इंस्टेंट आपको दिख रहा है यही है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है सबसे छोटा होता है, एक हम ऐसे करके बनाए और एक हम सीधा बना दे परपेंडिकुलर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब दो लाइंस हैं कोई भी, एक डिस्टेंस में ऐसे बनाऊं और एक ऐसे बनाऊं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉलर, ठीक है, तो हम इसके पीछे परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर डिस्टेंस अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, इसको मैंने बोला था आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, a1 b1 a2 b2 से हमें पता लग जाएगा, लैम्डा म्यू से पता लग जाएगा, ठीक है। तो डी हो गया, डी जो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2, ठीक है, जो इसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, समझ आया, b1 क्रॉस b2, और इसके अंदर मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू b2 क्रॉस b1, तो बी अवेयर ऑफ दैट, b1 क्रॉस b2 जो पहले वाली लाइन है, दूसरे वाले b1 क्रॉस b2, और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, किसके बीच में, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2, जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, होल का मैग्नीट्यूड, और होल का भी मैग्नीट्यूड यहाँ से भी एक मिलेगा आपको, तो होल का मैग्नीट्यूड। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर है तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ये आपको गिवन है x1 माइनस, इसी फॉर्म में देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, ऐसे आपको गिवन है। तो इसका जब हम d निकालेंगे, अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है, दूसरी लाइन हमें गिवन है x माइनस x2 बाय a2, इसमें a1 b1 c1 कर लो, y1 माइनस y2 b2, z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय c2, इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको, हमारा फॉर्मूला रहेगा दिस, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये यही वेक्टर है। इसको भी अगर आप खोलोगे ना, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसका a2 माइनस a1 करो, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, नीचे इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। गॉट द पॉइंट। आप यहाँ से भी पहले, वैसे आपके लिए इजी क्या रहेगा, आप पहले यहाँ से लिख लो, इसको वेक्टर फॉर्म में बना लो, इसको पहले आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। वेक्टर फॉर्म में करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा यहाँ से x1 y1 z1, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, यहाँ से a2 क्या आ जाएगा आपका x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका b1 a1 i प्लस b1, इसमें b1 में कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, b1 j प्लस c1 k। ठीक है, ये वाला b1 ये है डायरेक्शन रेशियो वाला, और इसमें b2 क्या आ जाएगा आपका, b2 वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, अब आप ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला बन गया, और इसको आप सोल्व करके देखना, दोनों तरीके से सोल्व करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। दोनों में आंसर सेम आने वाला है, और आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, उसको वेक्टर फॉर्म में ले आओगे तो सेम ही है आपका। अब देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये तो बात हो गई स्क्यू लाइंस की, जो कि स्क्यू लाइन है, तो स्क्यू लाइंस में हमने ये फॉर्मूला बता दिया, जबकि आपका वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है, एक फॉर्मूला बता दिया। फिर भी सबसे बेस्ट की आपसे गलती ना हो तो आप इसको पहले वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज कर लो, बहुत ईजी है, कंपैरिजन आपको आता है। अदरवाइज ये कर लो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से करके एक बार देख लेना। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, और हम पहचानते क्या है। मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये, हमें दो क्वेश्चन, हमें आर एक लाइन 1 की इक्वेशन दे दी, एक लाइन 2 की इक्वेशन दे दी, दैट इज आर। हमें यहाँ पे लिख दिया एक इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में है, लैम्डा और म्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, और यहाँ पे b1 है, और यहाँ पर b2 है। दिस इज द इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दे दी जाती हैं। तो जब वो स्क्यू लाइंस है तो दूसरा फॉर्मूला है, और जब वो पैरेलल है तो दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अब हम पहचानेंगे कैसे, जो पैरेलल होते हैं तो हमें पता है कि ये दोनों जो b1 b2 हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर वर्ड, कोलिनियरिटी। पैरेलल लाइंस b1 एंड b2 या तो इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, यही कोलिनियरिटी की पहचान है, यही पैरेललिज्म की पहचान है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले चैप्टर से। ठीक है, और मैं भी कम से कम शायद 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को। तो b1 b2 में अगर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, b1 b2 जो भी आपको गिवन होंगे, या तो वो इक्वल होंगे या फिर वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगी आपका, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज दूसरे वाला फॉर्मूला लगाओगे स्क्यू लाइंस का। अगर ये प्रोपोर्शनेट है या फिर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है, प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। जैसा कि हम एक बार क्वेश्चंस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, find the shortest distance between L1 and L2, choose vector equations are, whose vector equations are, vector equation given है, इन पे देखो b1, सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे, shortest distance find out करना होगा। तो ये b1 है, b2 है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं है एक दूसरे के, तो मतलब ये कैसी लाइंस हैं, ये स्क्यू लाइंस हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड लाइन से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, a1 प्लस लैम्डा b1 और r a2 प्लस म्यू b2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a1 मिलेगा i प्लस j, और b1 हमें मिलेगा 2i माइनस j प्लस के, और यहाँ पर a2 हमें मिलेगा यहाँ से 2i प्लस j माइनस के, और यहाँ से b2 मिलेगा 3i माइनस 5j प्लस 2 के। ठीक है, a1 a2 b1 b2 हमें मिल गए ऑन कंपेयरिंग। फर्स्ट वाली को इससे कंपेयर किया, a1 मिल गया, b1 मिल गया। सेकंड वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, a2 मिल गया, b2 मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। बस अब सबसे पहले आप इसके अंदर फाइंड आउट करो B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मतलब क्या हुआ आपका 2i माइनस जे प्लस के क्रॉस 3i माइनस जे प्लस 2k। दोबारा याद दिला देती हूँ, जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो आगे पीछे मत लिखना, B1 है तो B1 लिखना, B2 है तो B2 लिखना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी इसकी I J K 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे डिटर्मिनेंट से तो 3i माइनस जे प्लस माइनस 7k। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स में तो हमने सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व करना मैंने लास्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा में समझा दिया। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये इसके इक्वल आ गया। अब आपने यही कि यही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेना है B1 क्रॉस B2। अब आपको देखना है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में, दैट्स इट। अब इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, दिस विल बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 59। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 59। अब आपको फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है, A2 माइनस A1 की भी रिक्वायरमेंट है। A2 माइनस A1, A2 यहाँ से क्या है 2i प्लस जे माइनस के माइनस i प्लस जे। ठीक है, दिस इज A2 माइनस A1। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा i माइनस के। अब इनको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, इनकी नंबरिंग 1 2 3। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 इनटू द फॉर्मूला ऑफ डी। नाउ डी किसके इक्वल आ जाएगा आपका B1 क्रॉस B2, 3i माइनस जे माइनस 7k डॉट i माइनस के A2 माइनस A1, और यहाँ पर है मैग्नीट्यूड उसका अंडर रूट ऑफ 5। अब आप इसको सॉल्व करो, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ये भी अभी भी हमें दो वेक्टर की फॉर्म में मिले, ये भी एक वेक्टर मिला, ये भी एक वेक्टर मिला माइनस होने के बाद। तो इसके अंदर डी, अब ये डॉट प्रोडक्ट बन गई 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस माइनस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 59। दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7 अंडर रूट ऑफ 59 एंड डी विल बी इक्वल टू 10 बाय अंडर रूट 59 यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया, ये थी स्क्यू लाइंस। तो हमने कैसे पहचाना, जबकि इनके जो B1 B2 है ना तो वो प्रोपोर्शनेट है और ना ही वो इक्वल है। अब दूसरा केस देख लेते हैं पैरेलल लाइंस वाला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 आर गिवन बाय। एक L1 ये गिवन है, L2 ये गिवन है आपको। यहाँ पर देखो ये B1 ये B2 एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर तो प्रोपोर्शनेट भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। B1 इज इक्वल्स टू B2, तो ये किसके इक्वल हो गया B के ही इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनेट भी होता B1 इज इक्वल्स टू 2B2 भी होता तो भी हम इसको B के इक्वल ही ले लेते। जो 2 है ये भी क्या है प्रोपोर्शनैलिटी ही तो है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है, तो ये 2 म्यू हो जाता। तो हम क्या करते B1 इज इक्वल्स टू B2, जो अंदर रहता कॉमन लेने के बाद दैट विल बी द B। तब हम ये वाली B लेके चलते, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी मैं इसका भी बता दूंगी आपको। अब इसके अंदर देख लो, तो ये कैसी है पैरेलल लाइंस है, बिकॉज B1 इज इक्वल्स टू B2 दैट इज B। तो हमारा इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा डी, इसको वेक्टर नहीं है डी डिस्टेंस है ना ये तो ये वेक्टर नहीं होता है क्वांटिटी होती है बस। ये आपका फॉर्मूला हो गया बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। आपने देखा बी बस जो सेम है फॉर्मूला, देखो A2 माइनस A1 एज इट इज आ रहा है, पर वहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रही थी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। अब B2 B1 की जगह सिर्फ एक ही आ गया B और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो गई, फिर वहां पे उसकी डॉट प्रोडक्ट हो रही थी, पहले आपस में उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हो रही थी, यहाँ पर डॉट हो रही थी। अब इसकी एक अकेला B है तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट है A2 माइनस A1 के साथ और B का मैग्नीट्यूड है। सबसे पहले अब इसके अंदर क्या करेंगे A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर ये A1 है ये A2 है, आप लिख लेना अच्छे से। A2 माइनस जब A2 माइनस A1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस के। अब क्या करना है B को इसके साथ क्रॉस करना है, B क्रॉस A2 माइनस A1। अब यहाँ पर B क्या है आपका सेम है यही 2i प्लस 3j प्लस 6k। क्रॉस किसके साथ करना है A2 माइनस A1 मीन्स इसके साथ 2i प्लस j माइनस के। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट i जे के 2 3 6 2 1 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, ओनली b का, इसका नहीं
उस वाले में हमें क्रॉस प्रोडक्ट का किया था, जो फॉर्मूला होगा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे ओनली बी का हमें फाइंड आउट करना है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 7। ये किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ गया। ये वैल्यूज आप डी के फॉर्मूला में पुट ऑन कर दो। -9i प्लस 14j माइनस 4k डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्या है? इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका जो इसके अंदर आ गया उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। 81 plus 196 plus 16 divided by 7 this d is equals to under root 293 by 7 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से समझ आया आपको फॉर्मूला? पहले आपने b लिया, b को क्रॉस प्रोडक्ट किया a2 माइनस a1 के साथ, फिर b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, फिर इसके अंदर लगाया, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने लगाया होगा, एक बार देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ये साइन लगाया हुआ है कि जो आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डी क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कोई वेक्टर नहीं होता, दिस इज द क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये लेंथ होती है, ये क्वांटिटी होती है, आप किस भी तरीके से इसको कह सकते हो। अब इसके अंदर देखो, अब देख लेते हैं दो लाइन जो कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो L1, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, आप इसके अंदर ये L1 है, ये L2 है। सबसे पहले तो आप इनको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लो तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो उसको? ये है -1 -1 -1, तो -i -j -k, ठीक है, प्लस लैम्डा, यहाँ से क्या बना? 7i -6j प्लस k, और L2 क्या बना यहाँ से? देखो 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस k। ये बनाते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ऐसे होती है, और जब हमें ऐसे दिया हुआ है तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? x माइनस -3 हो गया, तो हमारा x1 क्या हुआ? ये हुआ। इसलिए हम x प्लस 1 को क्या लेते हैं? -1 लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से लिखती है। अब इसके अंदर देखो, ये b1 है, ये b2 है, ये क्या है? बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, ना ही प्रोपोर्शनेट है, कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते हम। तो ये कैसी है? स्क्यू लाइन से, स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा दो। d इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2, ये b1 है, ये b2 है, डॉट ऑफ a2 माइनस a1, ये a2 है, ये a1 है, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका डी आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। दिस विल बी योर आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द YZ प्लेन। YZ, अब पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। Z, ये सॉरी Y एक्स, जिस फॉर्म में लेते हैं, वैसे तो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं आप। कोई और बुक में देखोगे, गूगल पे देखोगे, कहीं पे सर्च करोगे ना, तो किसी ने ये एक्स लिया होता है, किसी ने वाई लिया होता है, जेड लिया होता है। पर जिस फॉर्म में हम चल रहे हैं, तो अगर हम एक ही अपनी फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हमें तो इसी फॉर्म में करना है, तो हमसे गलती नहीं होती। ठीक है, तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लो, एक्स वाई जेड। अब इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर, जो ये लाइन है ना, ये y और z प्लेन को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब ये y और z वाला प्लेन क्या हुआ? ये वाला प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाई जेड का प्लेन ये हो गया। ठीक है, ये 2D जो दिख रहा है, वाई जेड की बात हो रही है ना, तो अभी 2D दिख रहा है आपको थोड़ा सा। तो इसके अंदर जो ये लाइन है वो कहाँ पे कट कर लेती है? जो हम ये मान लेते हैं, ये एक्स वाई जेड पे कहीं एक लाइन है, यहाँ से पास करती हुई जा रही है, और एक्स वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन को ना इस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे कट करेगी, जिसके कि ये आपका वाई जेड प्लेन है, वाई एक्स। ठीक है, एक लाइन जा रही है, ये जिसकी इक्वेशन ये है, ये एक लाइन है, ये इसको मान लेते हैं इस पॉइंट पे कट करिए, जिसके की कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। हम यही बताना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई जेड प्लेन। हमें ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स वाई जेड एक लाइन जाती हुई वो इस वाई जेड प्लेन को कौन से पॉइंट पे कट करके जाएगी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए, और एक्स वाई जेड क्या होता है? कोई भी रैंडम पॉइंट्स हम बता रहे हैं,
है ना। एक्स वाई जेड जो भी हम इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, कोई भी एक रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड लिया था उस लाइन पे और उसका पोजीशन वेक्टर बताया था। तो एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट इसके ऊपर बता रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, इसको लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। लैम्डा, जब ये लैम्डा है तो इंडिविजुअली सारे लैम्डा के इक्वल हो जाते हैं। लैम्डा y माइनस 5/3 लैम्डा z माइनस वाई 5 इक्वल, तीनों लैम्डा हो गए, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, और जगह तो एक्स वाई जेड की और कोई वैल्यू है, एक्स वाई जेड की और कोई वैल्यू है, पर जब सिर्फ वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली जीरो ही है ना, सिर्फ इसी के सिर्फ 2D प्लेन जो आपको सामने सिर्फ दिख रहा है, तो उसके अंदर उसकी कोई हाइट तो है नहीं, मतलब ये एक्स तो है नहीं, तो इसके अंदर एक्स क्या है, वाई जेड प्लेन में एक्स होता है 0, ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में जेड होता है 0, ऐसे ही एक्स जेड प्लेन में वाई होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, सिर्फ इसी प्लेन पे 0 है, सिर्फ इसी प्लेन पे बात करें तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 2, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू मिली 2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कर दो, एक एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें वैसे मिल ही गया 0, हमें पता लग गया एक्स 0 होता है वाई जेड प्लेन में। अब यहाँ से y माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, दैट विल बी 11, और यहाँ से आपको z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी 9। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0, 11 और 9, यही आपको एक्स वाई जेड बताने थे, दैट इज 0, 11 और 9। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें सेम एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द लाइन, ये दो लाइन गिवन है आपको, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, दिस इज b1 एंड दिस इज b2, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 मैग्नीट्यूड एंड b2 मैग्नीट्यूड, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला जो कि अभी हम पीछे करके आए हैं। डायरेक्ट आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थीटा विल बी cos इनवर्स 19/21। सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले आपको सारे करवा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट गिवन है स्पेस में, क्या कंडीशंस दी है, इधर पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए, ओ ए पोजीशन वेक्टर है इसका, वो इंक्लाइंड है ओ एक्स से, दिस इज एक्स, ओ वाई जेड, जो अल्फा है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है हमारा, जो अल्फा होता है, अल्फा इज 60 डिग्री है, ओ एक्स से ओ वाई से कितना है 45, मतलब बीटा है हमारा 45 डिग्री, और ठीक है, और जो ओ ए हमें गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो 10 यूनिट्स गिवन है, ओ ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 यूनिट्स। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इन अ स्पेस सच दैट, हमें ये कंडीशंस इसकी गिवन है। सबसे पहले तो हमें गामा गिवन नहीं है, इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम गामा फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें क्या पता है कि डायरेक्शंस कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आपको cos स्क्वायर गामा 1/4 के इक्वल मिल जाएगा, cos गामा इज इक्वल्स टू 1/2, तो गामा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री, ठीक है। गामा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, 60 डिग्री मिल गई। अब हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए इन स्पेस सच दैट इट इज इंक्लाइंड। अब हमें पता है कि जो इसका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का हमें फॉर्मूला क्या पता है कि उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हमें यूनिट वेक्टर यहाँ से पता लग गए, हमने समझा है कि जो भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं और जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं इन बातों को। यहाँ से हमें इसके कंपोनेंट तो नहीं पता, पर हमें इसके डायरेक्शन रेशियोस पता है। तो एल यहाँ से क्या है, cos 60 डिग्री है, एल cos अल्फा होता है, cos 60 डिग्री मतलब एल क्या है 1/2, और वही इसका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से
कोस बीटा क्या है, एम क्या है, कोस बीटा दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। और वही ये यहाँ इसका कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, यहाँ पर आ गया आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 1/2। तो यहाँ से हमें इसका यूनिट वेक्टर पता लग गया, ओ ए का 1/2i प्लस 1/√j प्लस 1/2 के, ये हमें इसका यूनिट वेक्टर पता लग गया। और हमें निकालना क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमें एक रिलेशन पता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हमें यूनिट वेक्टर भी पता है और हमें इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ ए जो इसका यूनिट वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k इंटू में 10। तो ये किसके को आ जाएगा, 10/2i दैट इज 5। देखो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10/2i दैट इज 5i प्लस 10/√2j, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5√2j, यहाँ पर भी प्लस 5k। दिस इज द पोजीशन वेक्टर जो कि हमें फाइंड आउट करना था। समझ आया इन रिलेशंस को हम कैसे यूज करते हैं। जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, देखो अभी तक जो मैंने समझाया था आपको फाइंड आउट करने थे डायरेक्शन कोसाइन, जब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के मैंने सिखाया था। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और आपको यूनिट वेक्टर के आपने कंपोनेंट्स निकाले, उससे आपने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका मैग्नीट्यूड गिवन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को जज करते हैं कि आप उसको कितना मैनिपुलेट कर पा रहे हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखते हैं, ना तो डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखते हैं और ना ही बहुत टफ वाले क्वेश्चंस दिखते हैं, बहुत ज्यादा टफ वाले कि आपको समझ ही ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पैनिक मत हो, डरो मत, ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको बस घुमाने के लिए आते हैं, आपका दिमाग घूम जाए एक बार उनको देखकर, बस इतना सा उनका मोटिव होता है। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये वाले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन में से कभी कभी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अब जो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में सीबीएसई में और पूरे 5 मार्क्स के देखे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी इस इन्हीं को यूज करते हुए कुछ ना कुछ एक आधा कॉन्सेप्ट और यूज करते हुए क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये दो एक टाइप के करवाऊंगी, एक करवाऊंगी इमेज वाला क्वेश्चन, इमेज वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर करेंगे ना अब हम इसके बाद, तो आप देखोगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए हुए हैं। और ये मत छोड़ना, ये बिल्कुल कर लेना। और जो कॉन्सेप्ट हम करते हुए आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार आपको इतना ज्यादा बार बार बातें रिपीट कर करके इसलिए ही बोल रही हूँ, इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रिपीट करी है मैंने बातें, क्योंकि सारी चीजें आपस में 2 से 4 टॉपिक है मैक्सिमम, और वो सारे आपस में ऐसे ऐसे घूमे हुए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, जो चीजें पढ़ के आए हैं वही सारे यहाँ पर एप्लीकेशंस बेस्ड यूज हो जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस, ये पॉइंट है P, इसको लेट कर लेते हैं नाम इसका 0, 2, 3, ये पॉइंट है ऑन द लाइन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड। अब इससे ना एक लाइन गिवन है यहाँ पर x, और ये वाली लाइन क्या है 5 y-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये लाइन है, वो कह रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब अगर पॉइंट ऑन द लाइन, इस पॉइंट से हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो इस परपेंडिकुलर का फुट है, फुट ये, इसको L से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, और ये है क्या आपका, इसके आपको फाइंड आउट करना है क्या, x y z। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको इसके फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जब आपको ये पता लग जाएंगे, एक्स वाई जेड पता लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप पी एल भी फाइंड आउट कर सकते हो और पी एल का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपको इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ क्या होगी परपेंडिकुलर की, पी एल का मैग्नीट्यूड वही उसकी लेंथ है। तो पहले बस आपका मेन काम कहाँ खत्म हो जाता है कि आपको ये पॉइंट पता करने हैं। और आप ये कैसे करोगे इसको समझते हैं। सबसे पहले लेट एल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट एल हमने उसका नाम ले लिया, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ भी कर लेना।
टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एल। अब हमारे पास, अब इसको भूल जाओ, अब एक लाइन पे आ जाओ जो इस चैप्टर में हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने पढ़ा एक लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन के लिए हमने हमेशा क्या माना, उस पर कोई भी पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता था तो हमने उसको क्या माना कि कोई एक लाइन गिवन है, उस पे कोई एक रैंडम पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने किससे डिफाइन करे, एक्स वाई जेड से। ठीक है, और इसको हम लैम्डा के इक्वल कर लेते थे, मैंने अभी करवाया था पीछे क्वेश्चन में। इसको हमने क्या किया, इस पूरी लाइन को जो हमें गिवन है y माइनस टू जेड प्लस 4/3, इसको लैम्डा के इक्वल कर लिया। अब जब इसको लैम्डा के इक्वल कर लिया तो ये इंडिविजुअली भी लैम्डा के इक्वल है, y माइनस बाई टू लैम्डा, z प्लस 4/3 लैम्डा, ये तीनों इंडिविजुअली भी हैं। अगर ये लैम्डा के इक्वल है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 5 3 माइनस लैम्डा, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से z की वैल्यू मिल गई 3 लैम्डा माइनस 4। गॉट द पॉइंट, हमें ये मिल गई 5 लैम्डा माइनस 3, और ये क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है। अब यहां से आपको क्या पता, जो पता लगा, जो एल के पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, एल के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए। एक्स किसके इक्वल आ गए, ये तो 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। यहां से आपको क्या पता लगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट एल या फिर पॉइंट एल, एक्स वाई जेड आर क्या है, एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे हमने इसको लेट किया था एक्स वाई जेड, कोई भी रैंडम पॉइंट को हमने एक्स वाई जेड लेट कर लिया। जैसे हम लाइन की इक्वेशन करते थे एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई की वैल्यू तो चेंज होती रहती थी ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे यहाँ पर होता है कि ये पूरी लाइन की इक्वेशन है, अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है लाइन की, उस फॉर्म में ये इक्वेशन होती थी लाइन की, दैट्स द डिफरेंस ओनली। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम पॉइंट करते हैं ऐसे हम उसको प्लॉट करते रहते थे लाइन को, ऐसे इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती रहती है तो हमारे पास वेक्टर प्लॉट करते रहते हैं और लाइन प्लॉट करते रहते हैं। ठीक है, बस उसी को रिलेशन उसी से ही है, बस ये वेक्टर फॉर्म में है, वो नॉर्मल थी। गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर क्या मिला हमें यहाँ पर, आर 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, इतना मिल गया हमें। अब एल के पॉइंट्स मिल गए, एल के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी एल। पी एल मैंने बोला था ना इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, पर अभी हमें लैम्डा रिमूव करना है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें एग्जैक्ट नहीं मिले, हमें प्रोपोर्शनेट मिले हैं, किसके, लैम्डा के प्रोपोर्शनेट, अभी लैम्डा हमारे पास रखा हुआ है। तो अब पी एल फाइंड आउट कर लो, तो पी एल क्या होगा, एल वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस पी। ठीक है, तो एल के 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 आए, प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 जे, प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 के। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गया, 5 लैम्डा माइनस 3 आए, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे, प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 के। ये क्या आ गया आपका, पी एल आ गया। अब ये देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब इनके बीच में डिग्री हो जाएगा एंगल 0, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आ रहा था, थीटा, 0 के इक्वल पुट कर दिया था ना हमने। इक्वेशन पढ़ी थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगी, जब मैंने आपको एंगल पढ़ाया था। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस मैंने आपको पढ़ाई थी। तो अब आप यहाँ से देखो, जो पी एल लाइन है, पी एल जो वेक्टर है, लाइन है पी एल, तो ये क्या है, देखो P से स्टार्ट हुए थे ना, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, PL इसलिए आ रही है ये PL। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ये है, यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और इस वाली लाइन के मैंने डायरेक्शन रेशियोज क्या बताया, ये है डायरेक्शन रेशियोज, इसके अंदर यही होते हैं ना a प्लस लैम्डा बी, और हमने कहा कि जिसके ये पैरेलल होती है उसके प्रोपोर्शनेट होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, सेम भी हो सकते हैं प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है इसके प्रोपोर्शनेट है, तो हम इसको ही एज ए डायरेक्शन रेशियो हम यूज करते हैं। ठीक है, 5 2 3, हम इसको ही एज ए डायरेक्शन रेशियो लाइन L1 के, तो दोनों बी के बीच में जो आपका एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इससे हमें पता लगा कि अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज, आप देखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल आर 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1,
सेम है तीनों क्वेश्चन आगे वाले, बिल्कुल सेम, वो भी बिल्कुल सेम है जो लास्ट वाला है, जो मैं इमेज वाला बता रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझ लो। यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन, दैट इज इसको L1 से रिप्रेजेंट, तो इसके क्या हो गए, ये हो गए A1 A2 A3, और इसके डायरेक्शन का 5 2 3 5 2 3, और ये क्या हो गए B1 B2, ये A1 B1 C1 से कर लो, ठीक है, A1 B1 C1 से कर लो, ये A2 B2 C2 हो गए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या इसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, देखो यहाँ से 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के इक्वल। इनके ब्रैकेट ओपन करो, इनको सॉल्व करो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। बस हो गया काम। हमें क्या निकालना था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये रहा, इसको नंबरिंग 1 कर देना, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गए। पुट दिस वैल्यू इन 1 टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल आ गया, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 1 3 के इक्वल आ गया, और z इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4, यही हमें फाइंड आउट करना था ना, तो ये आ गया आपका -1 के इक्वल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर 2 3 -1, क्या आंसर आ गया यहाँ से, 2 3 -1 आ गया। पर अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, अभी हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। लेंथ मैंने बताई थी PL का मैग्नीट्यूड, यहाँ से P के पॉइंट पता लग गए, यहाँ से इसके पॉइंट पता लग गए, ये था ना PL, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, PL लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, PL यहाँ से लिख लो, क्या आएगी 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 7, यहाँ से चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के हैं, L के हैं, और अगर P के बता दूं मैं तो 0 2 3 है, दोनों के पॉइंट पता लग गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2I प्लस J माइनस 4 के, ठीक है। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 2 square plus 1 square plus minus 4 square, this will be equals to 4 plus 1 plus 16, this will be 21 units, ठीक है। यहाँ से foot of the perpendicular आ गया 2 3 minus 1, and the length of the magnitude is the length of the PL perpendicular is under root of 21 units, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आ गई अंडर रूट ऑफ 21 यूनिट, और यही हमें फाइंड आउट करना था। इसका लिखते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये सारा मैंने आपको PDF में लिखकर दे दिया, तो आपकी कंडीशन समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट गिवन है उसका फुट निकालना है, यहाँ पर फुट निकालना है, फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से आपको पता चल रहा है 90 डिग्री का एंगल है, और एक लाइन गिवन है, बस सिंपल सी चीज है। अब वो लाइन गिवन है, लाइन से हमने उसके रैंडम XYZ पॉइंट्स निकाल लिए, और वो किसके पॉइंट्स है, XYZ इसी के पॉइंट्स है L के। अब वो लेमडा की फॉर्म में हमें मिल गए, PL फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक PL एक वेक्टर है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमें कंडीशन हमें पता है, ये वाली कंडीशन है। अब PL के डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, जो कि PL के आते हैं वही तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो इसके ये गिवन है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो ये वाले गिवन है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो वो 0 के इक्वल आए, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिली, सिंपल हमने L की वैल्यू यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लाइन निकाल ली, फिर PL निकाल ली। PL हमें निकाल के दिखानी नहीं है, सिर्फ PL का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, या तो हम डायरेक्ट PL का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, L 2 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करनी थी, एक तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक उसका मैग्नीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। आप इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट है 2I माइनस J प्लस 5 के से
ये पॉइंट P ले लो आप, ये इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर गिवन होता है तो वही उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस पर, इस वाली लाइन पर, और ये लाइन क्या है 11i माइनस 2j माइनस 8k। इस परपेंडिकुलर को आप L पॉइंट कर लो या फिर Q मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ये है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी यही करेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड किसके इक्वल होता था, एक्स आई, ये क्या होता था आर के इक्वल, ठीक है। आर एक्स आई, अब अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, आई जे के कंपोनेंट्स अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा ये 11 प्लस 10 लैम्डा आई प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा जे प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा के। तो यहाँ से x क्या आ गया आपके पास 11 प्लस 10 लैम्डा, y क्या आ गया माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा, z क्या आ गया माइनस 10 माइनस 11 लैम्डा आ गए। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको पता लग गया, L के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द L आर दिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर दिस। अब पी एल फाइंड आउट कर लो तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस 2 आई प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस 1 हो गया तो प्लस 1 के जे प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा माइनस 5 के। ये आपके आ गया पी एल। तो यहाँ से क्या आ रहा है 9 प्लस 10 लैम्डा आई प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा जे माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा के। पी एल आ गया। अब पी एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। पी एल के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू में इसका कोरेस्पॉन्डिंग 10 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, इसका कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो क्या है माइनस 4 माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा, इसका डायरेक्शन है 11 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल आ गया आपका 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका माइनस है ये माइनस, ठीक है। 9 प्लस 10 लैम्डा, 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू 10 माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। कैलकुलेशन आप सही कर लेना, माइनस इंटू माइनस 4 माइनस 13 माइनस 11 लैम्डा इंटू माइनस 11, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -1। लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे आप तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। यहाँ से मिल जाएगा 1 2 3। यहाँ को फिर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 2 3। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकालना था आपको फ्रॉम द पॉइंट दिस। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल दोगे आप, यहाँ से इसकी लेंथ निकाल दोगे जो कि इक्वल आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, एक आपको ये आंसर मिल गया 1 2 3, एक आंसर ये मिल गया। ये दो चीजें आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। सिंपल था, उसमें कार्टेशियन फॉर्म में था, इसके अंदर आपको वेक्टर फॉर्म में था, बस आपको उसको देखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट दिस। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, वो क्या था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। एक पॉइंट P गिवन आपको 163, इसकी इमेज निकालनी है। बस इमेज के अंदर ये एज्यूम करते हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी ना इतनी ही वो उस लाइन के ऊपर है, उतनी सेम इस लाइन के नीचे है, बस, ठीक है। यही आपका काम खत्म हो गया। अब इसके अंदर इमेज निकालनी है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द इन द लाइन दिस। इस लाइन के अंदर इसकी इमेज, ये मान लो ये आपका मिरर है, ये लाइन जो है आपका मिरर है, जितने आप बाहर हो उतने ही अंदर हो, ठीक है। ये P और इसका नाम दे दोगे आप L, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना। सेम उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करके आए हैं राउल्स। और ये वाली लाइन क्या है x/1 y-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड z-2 डिवाइडेड बाय 3। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ द, इसकी इक्वेशन लिखनी है पी क्यू, आपको पी क्यू की इक्वेशन लिख के दिखानी है एक तो। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, और इसका लेंथ सेगमेंट बताना है। ये दोनों चीज बतानी है, पी क्यू की वेक्टर इक्वेशन भी बतानी है और पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी बताना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग of the given point and its image, find the length of the line segment द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज का लाइन सेगमेंट बताना है। तो सबसे पहले जो हमने काम अभी पिछले क्वेश्चन में किया परपेंडिकुलर वाले पे एल तक हम काम करेंगे, दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड को लेकर हम काम करेंगे। सबसे पहले हमें इस यहाँ से क्या मिल जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा मिल जाएगा, वाई क्या मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 के इक्वल मिल जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, पी एल निकालेंगे। पी एल आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, लैम्डा, जो इसके मैं डायरेक्ट पी एल, चलो पी एल लिख देती हूँ, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 जे, और यहाँ से मिल रहा है आपको 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 के। यहाँ से पी एल आपको मिल जाएगा लैम्डा माइनस 1 आई प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 जे प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 के इक्वल मिल गया। अब इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस 1, और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के, अभी हम नीचे आए नहीं, क्यू तक तो हमने बात ही नहीं करी, अभी जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। अब इसके क्या हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये किसके इक्वल आने वाला है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गई, यहाँ पर क्या मिला 1, यहाँ से आपको पॉइंट क्या मिल जाएंगे, आप इसके इक्वल करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो यहाँ से आपको ये मिल गया 3 और यहाँ पे 1 5 1 3 5, इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अभी हमें एल के फुट मिले हैं, इसके नहीं मिले। अब हमारे पास हमारा अब आगे काम स्टार्ट हो जाता है क्यू के साथ। यहाँ तक हमने लैम्डा कर लिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाले, अब क्यू के साथ काम स्टार्ट करेंगे। क्यू क्या है, देखो हमने यही लेट करके चले, जितना ये पॉइंट बाहर है इतनी ही इमेज इसके अंदर है, तो एल क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ। एल इज द मिड पॉइंट, और एक्स के जो क्यू के कोऑर्डिनेट है, जो इमेज के कोऑर्डिनेट है, दैट आर x1 y1 z1। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट होता है, अब इधर सब भूल जाओ, P Q L पे आ जाओ। दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं x1 y1 z1, यहाँ पे गिवन है x2 y2 z2, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, यही मिड पॉइंट निकालते हैं हम इसका, या फिर y1 प्लस y2 बाई 2, यही मिड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो क्या मिड पॉइंट आ जाएंगे, एल के जो कोऑर्डिनेट है, जो एल के कोऑर्डिनेट देखो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 बाई 2, जो ये कोऑर्डिनेट है x, वो किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस बाई 2। ऐसे ही y जो कोऑर्डिनेट है 6 प्लस y1 बाई 2, और z जो है 3 प्लस z1 बाई 2। अब यहाँ से हमें किसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या 135। अब इसको 1 के इक्वेट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस x1 बाई 2, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x1 इज 1। ऐसे ही x2 की, यहाँ पर y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ऐसे ही z की वैल्यू, x की जगह y की जगह क्या लिख देंगे 3, z की जगह क्या लिख देंगे 5 1 3 5। ये l के पॉइंट्स की बात हो रही है ना x y z। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी 0, इसकी 7, हमें इसके इमेज मिल गई 107 पॉइंट्स। कहां पर बन रही है इसकी इमेज 107। अब हमें p के कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, अब इसका लाइन सेगमेंट निकालना है। तो p q की डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हम इसके निकाल देंगे लाइन सेगमेंट। अब हमें P मिल गया, फुट मिल गया, इसकी लाइन। अब इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, इक्वेशन, राइट द इक्वेशन। ठीक है, फुट, इसका हमने पॉइंट तो निकाल लिया कहां पर बन रही है इमेज, इसकी हमने ये भी लाइन सेगमेंट की लेंथ भी लिख दी, लेंथ इसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 2 अंडर रूट 13 के आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, पर हमें इसके अंदर इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, इक्वेशन में हमें पता है दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स हमें गिवन है, तो उसकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी आती है, उसकी वेक्टर इक्वेशन भी बनानी आती है। कार्टेशियन कैसे बनती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1
y minus y1, y2 minus y1, z minus z1, z2 minus z1. दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x minus 1 डिवाइडेड बाय 1 minus 1 इज इक्वल्स टू y minus 6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि p क्यू की बना रहे हो ना, तो इसमें x1 y1 z1 ये हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना x1 y1 z1 को लेकर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने x1 y1 z1 इसको लिया हुआ था, तो इसको तो हमने कुछ लिया ही नहीं था। तो आप ये इसको p क्यू आप कर लेना, ठीक है। p क्यू, p को आप फर्स्ट वाले ले लेना, इसको सेकंड वाले मान लेना। जब आप कार्टेशियन इक्वेशन लोगे तो ये x1 y1 z1 से कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला अलग हो गया अब, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख देना, y2 0 माइनस 6 z1, ठीक है। अब मैं इसमें करते हुए z1 x1 z y1 z1 इसको ले लिया मैंने, बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बच्चे जो परेशान हो जाते हैं, बट लास्ट में बस आपका आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। सारे x1 y1 z1 इसको लिया है मैंने, इसको भी ले सकते हो, साइन का डिफरेंस आता है। 3 z माइनस 3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 3। आप इसको करोगे तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 6, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन और इसकी लेंथ आ गई, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत मतलब अच्छी है, पूरा चैप्टर जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अच्छे से कर लेना, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही चैप्टर की वेटेज 14-14 है। तो वैसे देखो 14 मार्क्स का है तो 7-7 बनते हैं, लेकिन कहीं 8, कहीं 5, कहीं 9, कहीं ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा मतलब डिफरेंस हो जाता है। लेकिन हाँ 14 मार्क्स दोनों की है तो दोनों चैप्टर मिला के 14 के ही आएंगे, ये तो 100% श्योर है। आप कितने भी सीबीएसई के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जो उसकी गाइडलाइंस है पूरी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, पर उसमें से कहीं ये गाइडलाइन नहीं है कि वेक्टर अलजेब्रा कितने का आएगा और थ्री डायमेंशनल कितने का आएगा। दोनों मिलाकर वेटेज 14 मार्क्स के आएंगे और दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसके अंदर हमने समझा कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें उससे बेस्ड हमने एप्लीकेशंस करी, उसका एंगल फाइंड आउट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया और ये परपेंडिकुलर हमने किया। अब ये परपेंडिकुलर है, जो 3 लास्ट के मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये अलग से क्वेश्चन नहीं थे, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किए जो कि हमने पूरी क्लास में समझे। तो ध्यान से एक-एक चीज समझना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, 1 सेकंड भी जो भी मैं बोल रही हूँ एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है। अब ये आपका वेक्टर अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग।